दोस्तों नमस्कार। आपके लिए मैंने भारत का जो संविधान है उसके प्रीएम्बल की डिटेल में व्याख्या की थी। उम्मीद है आपने वो वीडियो देखा होगा। नहीं देखा तो आप कृपया उसको दोबारा देख लें। इस वीडियो में जो मैं आपके साथ चर्चा करने वाला हूं वो ये कि वो जो प्रीएम्बल है, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो हमारे संविधान की आत्मा है, उससे संबंधित कौन से विवाद रहे, क्या कंट्रोवर्सीज रही, आज मैं उसकी चर्चा करने वाला हूं। ये करीब जितने इंपॉर्टेंट शब्द हैं प्रीएम्बल में उतने ही विवाद हैं, तो इसलिए इस प्रेजेंटेशन को पूरा देखिएगा। हर शब्द की व्याख्या और उससे संबंधित विवाद, कंट्रोवर्सीज या डिबेट्स, जो भी आप शब्द इस्तेमाल करना चाहें, आप स्वतंत्र हैं। उनसे संबंधित जो भी चीजें हैं वो इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा। इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा। 8 ऐसे शब्द हैं प्रीएम्बल में जिसमें विवाद रहा है, और वो क्या है शब्द और क्यों विवाद रहा है वो भी हम जानने का प्रयास करेंगे। इसलिए इस वीडियो को शेयर करिए, हमें सपोर्ट करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आने वाले दिनों में और बहुत इंटरेस्टिंग और महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपके लिए एनालाइज करके लाऊंगा, खासकर भारत के संविधान और कानूनों से संबंधित, जो आपकी जिंदगी में, चाहे आप स्टूडेंट हो, प्रैक्टिसिंग लॉयर हो, आज समाज सेवी हो, पत्रकार हो, अधिकारी हो, कर्मचारी हो, आप कोई भी हो, सबके लिए काम आएगा, क्योंकि संविधान हम सबके लिए। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज के वीडियो को लेकर। जैसा मैंने कहा कि इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कंट्रोवर्सीज एंड डिबेट्स रिलेटेड टू प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। प्रीएम्बल की व्याख्या मेरे दूसरे वीडियो में आप देख सकते हैं, और रही बात कंट्रोवर्सीज और डिबेट, उसकी चर्चा अब हम करेंगे। The preamble of Indian Constitution has been subject of various controversies। आपको पता है बहुत सारे ऐसे जिसको आप कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बैठी हैं सुप्रीम कोर्ट में, और वर्चुअली जब से ये संविधान लागू हुआ है तब से कोई ना कोई कंट्रोवर्सीज किसी ना किसी मुद्दे को लेकर हुई है। और सबसे पहला मुद्दा तो यही उठा था कि प्रीएम्बल का औचित्य क्या है, और उसकी हम डिटेल में व्याख्या करेंगे। इसके साथ जो प्रीएम्बल में शब्दों का इस्तेमाल हुआ है उसकी व्याख्या क्या होगी। So primarily revolving around his interpretation, the term used in it and its legal status. And below are some of the significant controversies and discussions related to preamble। उसकी हम आज चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले बात, जो प्रीएम्बल है, द स्टेटस ऑफ प्रीएम्बल, इज इट जस्ट ए स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट और लीगली एनफोर्सेबल। अब जो प्रीएम्बल लिखा है संविधान में, क्या आप उसको एनफोर्स कर सकते हैं, या वो सिर्फ एक इंटेंट है कि भाई संविधान की जो रूपरेखा है वो कैसी होगी। क्या है लीगल स्टेटस प्रीएम्बल का, यह जानना बहुत जरूरी था। इसीलिए सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या थी, ये सबसे पहला मुद्दा आ गया था कि द मेजर कंट्रोवर्सीज इन अर्ली ईयर्स, जब शुरुआत हुई 1950 के बाद, प्रीएम्बल वाज पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इफ सो वेदर इट हैड एनी लीगल फोर्स। आपको याद होगा केशवानंद भारती केस, उसमें काफी सारे फंडामेंटल इश्यूज उठाए गए थे, और 1973 में जब इस पे जजमेंट आया तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा यह समझना जरूरी है। इसलिए इसको लैंडमार्क जजमेंट बोला जाता है, केशवानंद भारती। और ये कोई भी लॉ स्टूडेंट होगा वो इस केस को जरूर पढ़ता है। मैं तो कहूंगा कि आम नागरिक को भी पढ़ना चाहिए, ये काफी इंटरेस्टिंग केस है। The Supreme Court ruled that while the preamble is not a source of power, it is guiding light for interpreting the provisions of the Constitution। अपने आप में ये कानून नहीं है, ये कोई लीगल डॉक्यूमेंट या फोर्स नहीं देता है प्रीएम्बल, लेकिन जो पूरा संविधान लिखा गया है ये किस सोच के आधार पर लिखा गया है वो बताता है प्रीएम्बल। तो इस कंट्रोवर्सी को सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे एड्रेस किया, और साथ ही साथ ये भी कहा कि प्रीएम्बल रिफ्लेक्ट्स द आइडियल्स एंड फिलॉसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बट डज नॉट हैव फोर्स ऑफ लॉ इन इट्स ओन। फिलॉसफी क्या थी, जैसे हमने कहा कि हम धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बने, हमारे यहाँ पे इक्वालिटी होगी, राइट टू लाइफ है, राइट टू एक्सप्रेशन है, ये सब हमारी फिलॉसफीज की फंडामेंटल राइट्स हैं। उसके अलावा और जो प्रावधान होंगे देश को चलाने के लिए, वो सब किस तरह से प्राइम मिनिस्टर का इलेक्शन होगा, किस तरह से प्रेसिडेंट का इलेक्शन होगा, सुप्रीम कोर्ट का क्या रोल होगा, आम आदमी के नागरिक के अधिकार क्या होंगे, ये सब चीजें कॉन्स्टिट्यूशन में जो लिखी गई थी उसका जो आइडियल्स और फिलॉसफी थी वो हमें प्रीएम्बल से मिलता है।
साथ ही उन्होंने कहा कि हाउएवर द कोर्ट हेल्ड दैट द प्रीएम्बल इज एन इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट फॉर इंटरप्रेटिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। अब कंट्रोवर्सी आती है कि आपने कहा कि रिजर्वेशन, अब रिजर्वेशन मिलना चाहिए या नहीं, अब कैसे पता लगेगा? अब इसीलिए या तो आप कॉन्स्टिट्यूशन इंटरप्रेट करो। अब आप कहते हैं वेलफेयर स्टेट, अब वेलफेयर स्टेट और रिजर्वेशन क्या कोरिलेटेड है? अब ये क्या जस्टिफिकेशन होगा? तो आपको अगर कंफ्यूजन है कि वेलफेयर और रिजर्वेशन इंटर रिलेटेड है, एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, क्या बगैर रिजर्वेशन के वेलफेयर नहीं हो सकता, या वेलफेयर के लिए रिजर्वेशन देना जरूरी है? अब ये कंट्रोवर्शियल सब्जेक्ट है, इसीलिए उनको कैसे समझा जाए, इसीलिए उन्होंने कहा कि फिलॉसफी जो है वो आप प्रीएम्बल में देख सकते हैं। दूसरा शब्द आता है सोशलिस्ट। क्या हम कम्युनिस्ट सोशलिस्ट तरह के देश बनना चाहते हैं? क्योंकि एक समय था जब आजादी के बाद रशिया और भारत के बीच में बहुत घनिष्ठ, उस समय सोवियत यूनियन हुआ करता था, बहुत घनिष्ठता थी। इसी तरह से चाइना भारत के बीच में घनिष्ठता थी, हम हिंदी चीनी भाई भाई के नारे देते थे। तो क्या उसका इन्फ्लुएंस हम भारत की राजनीति में लाना चाह रहे थे? इसको लेके भी काफी विवाद हुआ। The inclusion of term socialist is the preamble has been subject of controversy क्योंकि the preamble did not have the word socialist। जब शुरू में preamble लिखा गया था, ओरिजिनल जो संविधान था उसमें सोशलिस्ट वर्ड नहीं था, तो फिर ये कहां से आ गया? हम तो कहते हैं कि आप प्रियम्बल को छेड़ नहीं सकते, हकीकत ये है कि ये बाद में छेड़ा गया। एंड द वर्ड वाज एडेड इन 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976। 1976 में क्या था दोस्तों? उस समय देश में इमरजेंसी लागू थी। भारत का जो संविधान था वो टेक्निकली डिफंक्ट कर दिया गया था। इंदिरा गांधी जी की सरकार थी, उन्होंने कहा कि क्योंकि कोर्ट ऑर्डर मेरे खिलाफ है, मेरे को कुर्सी से हटाने की साजिश है, मेरी सत्ता के खिलाफ एक षड्यंत्र रचा जा रहा है, उन्होंने देश में इमरजेंसी लगा दी। ड्यूरिंग द इमरजेंसी पीरियड विच वाज सीन एज द अटेम्प्ट टू अलाइन इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशन विद द आइडियल्स ऑफ सोशलिस्ट कंट्रीज। उस समय जो प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के आसपास जो सलाहकार थे, उनमें काफी सारे कम्युनिस्ट भी थे और भी लोग थे जो लेफ्ट आइडियोलॉजी के थे। उन्होंने कहा कि हमारी जो दोस्ती है वो जिन दोस्तों के साथ है, हम उनके साथ अलाइन करना चाहिए। दूसरी तरफ ये था कि सोशलिस्ट शब्द को जोड़ने से हम जो SC ST की जो लोअर सेक्शन ऑफ सोसाइटी है, शायद उसका भी वोट बैंक ले लेंगे। जो लेफ्ट आइडियोलॉजी के जो ओपोनेंट थे उनको भी हम शायद साथ ले लेंगे। तो कई मायनों में इस शब्द को इंटरप्रेट करके सरकार ने उस समय प्रीएम्बल में डाला और संशोधन किया, जबकि ये कहा जाता है कि आप प्रीएम्बल को टच नहीं कर सकते। Critics argue that the inclusion of socialist word was a politically motivated change during the authoritarian regime क्योंकि उस समय इमरजेंसी थी। They believe that the term is vague and does not reflect the India's mixed economy which incorporate both private and public sector। हम वेलफेयर स्टेट की तो बात कर रहे हैं जैसा सोशलिस्ट सिस्टम में हो रहा था, लेकिन हमने तो मिक्स्ड इकोनॉमी अपनाई थी कि भारत सरकार और राज्य सरकारें कुछ जिम्मेवारियां उठाएंगी और जहां इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात आएगी वहां पे हम प्राइवेट सेक्टर को एनकरेज करेंगे। लेकिन जब आपने सोशलिस्ट वर्ड डाल दिया और वेलफेयर स्टेट को अपने आप को डिफाइन करने का प्रयास किया, तो फिर प्राइवेट कैपिटल की क्या जगह रही? क्या प्राइवेट कैपिटल को एनकरेज करोगे विद द हेल्प ऑफ टैक्स पेयर्स मनी, गवर्नमेंट सपोर्ट? ये अपने आप में बहुत बड़ा कंट्रोवर्शियल मुद्दा बन गया जो आज तक है। इसीलिए आज भी प्रॉफिट और प्राइवेट सेक्टर को लेकर कई तरह की चर्चाएं विधानसभा और संसद में होती है, जो दुर्भाग्यपूर्ण है क्योंकि प्राइवेट सेक्टर का कंट्रीब्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है पूरी दुनिया में। Supporters of the term argue that it is a commitment to reducing socio-economic inequality and promoting welfare measures। अब अगर कोई प्राइवेट एंटरप्रेन्योर मेहनत से पैसा कमाता है तो उसको हम बुरी नजर से देखते हैं। हम चाहते हैं कि समाज के अंदर हम गरीबी का गुणगान करें। क्या ये उचित है? वेलफेयर होना चाहिए, जो मजबूर हैं, जिन लोगों के पास संसाधन नहीं है, आप उनको सपोर्ट करिए, लेकिन वेलफेयर के नाम पे आप एंटरप्राइजेस जो है या एंटरप्रेन्योरशिप है, क्या आप उसको दबाएंगे? ये अपने आप में एक कंट्रोवर्सी बन गया। एक और शब्द जो बहुत इंटरेस्टिंग रहा वो था सेक्युलर। आज भी आप बात करेंगे कि सेक्युलर, सेक्युलरिस्ट, पॉलिटिकल कंट्रोवर्सीज बहुत ज्यादा है। सेक्युलरिज्म का मतलब आ जाता है कि आप अपीजमेंट पॉलिटिक्स पे जा रहे हैं। क्या कंट्रोवर्सीज हैं, इसको हम समझने का प्रयास करते हैं। ये भी शब्द ओरिजिनली संविधान में नहीं था, लेकिन 42nd अमेंडमेंट जो इमरजेंसी का टाइम था
उसमें इस चीज को डाला गया। The original preamble did not explicitly mention secularism, though it was implicitly present through the Constitution's commitment to equality and non-discrimination based on religion. ये तो हमारे फंडामेंटल राइट में था, राइट टू प्रैक्टिस योर ओन रिलीजन। तो फिर इस शब्द को डालने की कहाँ जरूरत थी? लेकिन फिर वही बात आती है, क्योंकि उस समय पॉलिटिकल सिचुएशन ऐसी थी कि जो रूलिंग पार्टी थी इंदिरा गांधी सरकार की, उनको अपने वोट बैंक को भी अपने साथ लेना था ताकि सत्ता पे वो काबिज रह सके। इसीलिए सेक्युलरिज्म को हमेशा अपीजमेंट की नजर से देखा गया हिंदुस्तान की राजनीति में, और वो आज तक कंट्रोवर्सीज चल रही है। Some critics claim that secularism is the preamble was unnecessary amendment. The Constitution already had guarantee of religious freedom and equality under Article 25 and 28, और ये दिया गया है। Others argue that it was important of explicitly declaring India as a secular state, especially in the context of increasing religious tensions. ये था कि हम जब सेक्युलर लिख देंगे तो जो कंट्रोवर्सीज होती है कि साहब जो मेजॉरिटी है वो माइनॉरिटी पे डोमिनेट हो रही है या नहीं, या माइनॉरिटी है उसका अपीजमेंट हो रहा है या नहीं, इग्नोरिंग मेजॉरिटी, बहुत तरह के विवाद थे। उन्होंने कहा ये लिखने से ये होगा कि हम जनता को ये मैसेज दे देंगे हमारे लिए सब बराबर है। लेकिन हकीकत क्या है, कंट्रोवर्सीज आज तक क्यों हो रही है? अगर ये शब्द इतना ही पायस था, इतना ही पवित्र था तो नहीं होना चाहिए, लेकिन इसके राजनीतिक मीनिंग निकाले गए और इसको राजनीति के हिसाब से इस्तेमाल किया गया, इसीलिए आज तक ये कंट्रोवर्सीज चल रही। The word secular has occasionally led to debate whether the state can support certain religious practices or intervene in matters involving religion, especially with regard to policies of minority rights. अगर हम सेक्युलर हैं तो फिर आप कहते हैं हम इमामों को सैलरी देंगे लेकिन मंदिर के पुजारियों को नहीं देंगे, तो क्या ये सेक्युलरिज्म है? आप माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस को गवर्नमेंट सपोर्ट देंगे, मेजॉरिटी इंस्टीट्यूशंस को नहीं देंगे, क्या ये सेक्युलरिज्म है? एक तरफ आप कहते हैं सब बराबर है, लेकिन जब बात आती है कि अपीजमेंट की या प्लीजिंग की, तब आप एक खास सेगमेंट को सपोर्ट करने निकल जाते हैं। कहने का मतलब ये है कि इस शब्द का पॉलिटिकल सिस्टम ने अपने फायदे के लिए जैसे चाहा वैसे इस्तेमाल किया, और सेक्युलरिज्म के साथ साथ जो माइनॉरिटी है या जो वोट बैंक पॉलिटिक्स है वो हमेशा हावी रही। इसलिए ये मुद्दा हमेशा विवाद का मुद्दा रहा है। एक और शब्द जो हमेशा विवादित रहा है, The word fraternity in the preamble, which aims for ensuring dignity of the individual, has been discussed in relation to social fabric of India. अब fraternity का मतलब है भाईचारा। इंडिविजुअल्स, हर व्यापारी जो व्यक्ति है वो बराबर है, सबके साथ भाईचारा रखो। प्रियम्बल का पर्पस ये था। While the idea to promote unity and integrity, the terms interpretation has been questioned in the light of caste discrimination, social inequality and religious disparity and regional disparity. कहने का मतलब ये है कि आप भाईचारे की बात तो करते हैं लेकिन फिर आप छुआछूत की बात करते हैं। आप किसी को आने देते हैं, किसी को नहीं आने देते हैं। आप कहीं ना कहीं रीजनल डिस्पैरिटी की भी बात करते हैं। जब आती है भाई भतीजावाद की तो वहां पे नेपोटिज्म को भी इनडायरेक्टली आप देख सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं ये भाई भतीजावाद जो है वो भाईचारे के ऊपर हावी होता दिख रहा है, और इसीलिए ये शब्द हमेशा कंट्रोवर्शियल रहा है। The problem of caste-based discrimination, untouchability, and challenges of the dignity of marginalized section of society such as Dalit and Adivasis raise questions about the full realization of idea of fraternity in India. कि जब आपके देश में अलग अलग समाज के तबकों के साथ आप भेदभाव करते हैं तो फिर भाईचारे की बात कहाँ आती? और यही है कि फ्रेटर्निटी के नाम पे हम फिर रिजर्वेशन को भी पुश करते हैं कि देखिए अभी भी हिंदुस्तान में भाईचारा नहीं है, छुआछूत है, बाकी प्रॉब्लम्स हैं। ये तभी होगा जब हम रिजर्वेशन देंगे और जो लोग आउटसाइड सिस्टम हैं उनको हम इंक्लूसिव मेन स्ट्रीम में लाएं, दूसरे लोगों के साथ बैठाएं, वो काम करें, धीरे धीरे भाईचारा बढ़ेगा। अब ये अपने आप में एक फिलॉसफी है, एक आइडियोलॉजी। क्या ऐसा होता है? क्या आपको रिजर्वेशन के बगैर आप भाईचारा नहीं बढ़ा सकते, या भाईचारा बढ़ाने के लिए आपको फोर्स इंट्रोडक्शन करना पड़ेगा? भाईचारा बढ़ाने के लिए क्या आपको कॉम्पिटेंसी और एफिशिएंसी पे कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा? बहुत सारे ऐसे विवादित मुद्दे हैं जिस पे समाज में चर्चा होनी चाहिए। फिर एक रोल आता है जस्टिस का कि भाई सबको न्याय मिलना चाहिए। न्याय मतलब द रोल ऑफ जस्टिस, सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस एंड पॉलिटिकल जस्टिस। सब बराबर है,
तो सबको बराबर की अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, मतलब सबके साथ न्याय होना चाहिए। अब मुद्दा इस बात का है कि आप इसको अचीव कैसे करोगे। प्रीएम्बल में तो आपने लिख दिया, द प्रीएम्बल promises justice in social, economic and political sphere, but critics argue that India has not fully achieved social and economic justice. अब सोशल जस्टिस आप किसको बोलोगे? पहले हमने देखा फेटर्निटी का मुद्दा था, छुआछूत की बात हम कर रहे थे, डिस्क्रिमिनेशन था, अनटचेबिलिटी थी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये सब चीजें जब होंगी तो आप जस्टिस कैसे करोगे? इसके साथ साथ इकोनॉमिक जस्टिस। अब इकोनॉमिक जस्टिस आप किसको बोलोगे? क्या सबको बराबर पैसा दोगे? क्या पूरे देश में सबको आप एक सी सैलरी फिक्स कर सकते हो? क्या आप लोगों की एंटरप्रेन्योरशिप और कॉम्पिटेंसी पे उनकी कैपेबिलिटी को रिस्पेक्ट नहीं करोगे? तो सवाल इस बात का है कि हम कैसे अचीव करें। कह तो दिया जस्टिस होना चाहिए, लेकिन अचीव कैसे हो, ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। There is a widespread inequality in terms of income, wealth and opportunity, as well as systemic discrimination based on caste, gender and religion. यही तो पूरी राजनीति है हिंदुस्तान में। हम कानून बना रहे हैं गरीबों के लिए, किसान गरीब है, हम डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर करेंगे, जनधन अकाउंट करेंगे। ये किस लिए था? ये था जस्टिस को एंश्योर करने के लिए। लेकिन उस स्थिति के अंदर जो एंटरप्रेन्योरशिप है, क्या आप उन पर टैक्स बढ़ाओगे ताकि आप चंदा ज्यादा इकट्ठा कर सको फ्रीबीज बांटने के लिए? क्या फ्रीबीज पार्ट ऑफ जस्टिस है? क्या जो एंटरप्रेन्योर्स हैं उसको आप हेवीली टैक्स करो ताकि आप रेवेन्यू इकट्ठा करो और फिर आप उसको फ्रीबीज में बांटो? क्या ये जस्टिस है? इस तरह के कंट्रोवर्शियल सवाल बहुत है, इसलिए ये कंट्रोवर्सीज रही। Many argue that while the Constitution provides the framework for the justice, the pace of implementation has been slow and inconsistent, leading to frustration about the gap between the ideals and preamble and the reality of the ordinary citizens. जैसा मैंने आपसे कहा, कह तो दिया प्रीएम्बल में कि ये सब होना चाहिए, होगा कैसे? संसाधन कहाँ है? अपॉर्चुनिटीज कहाँ है? क्या आपने जॉब क्रिएट की? क्या आपने इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करी? क्या आपने लोगों को स्किल्स दी ताकि वो अपने आप को आगे बढ़ा सके? बहुत सारे सवाल हैं। सरकार की भी जिम्मेदारी थी, क्या वो पूरी हुई? ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल बनता है। एक और शब्द था जिसका नाम है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। हम गणतंत्र हैं, हम मोनार्की नहीं है, इस बात को समझना। इसका मतलब क्या है? तो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक हैज बीन अ सोर्स ऑफ डिबेट। While India is a democratic republic in theory, but there is a consensus that how democracy is practiced in the country. कहते तो हैं हम कि साहब जनतंत्र है, सबको बराबर का अधिकार है, क्या वास्तव में है? कभी कभी लोग बोलते हैं कि क्या कॉन्स्टिट्यूशन से गरीब आदमी को फायदा हो रहा है? ये अपने आप में डिबेट है। जब हम बात करते हैं इलेक्शन में, तो क्या सिर्फ वोटिंग तक डेमोक्रेसी है? उसके बाद आम आदमी की सुनवाई कहाँ है? आप तो कहते हो कि जनता मालिक है, सुनता कौन है जनता की? इस तरह के सवाल बहुत है। इश्यूज लाइक पॉलिटिकल करप्शन, dynastic politics and influence of money in election have led to debate about the essence of democratic governance as envisioned in the preamble. अब आप कहते हैं कि हर आदमी को चुनाव लड़ने का अधिकार है, बिल्कुल सही है। संसाधन आपने इतना महंगा कर दिया, अब महंगा क्यों हुआ? पब्लिसिटी पे खर्चा चाहिए, हर पार्टी इलेक्शन से पहले बहुत सारे फ्रीबीज की घोषणा करती है, इलेक्शन से पहले, चुनाव से पहले बहुत तरह के गिफ्ट्स बांटे जाते हैं। एक गरीब आदमी, आम आदमी चुनाव लड़ना चाहेगा तो कैसे होगा? उसको अटेंशन कैसे मिलेगा जब वो फ्रीबीज या गिफ्ट्स नहीं बांट रहा है? तो इसीलिए कहना आसान है, लेकिन जो रिसोर्सफुल हैं, क्या उन्होंने भारत की डेमोक्रेसी पे कब्जा किया हुआ है? ये भी अपने आप में एक विवाद का मुद्दा है। Some critics argue that despite India's democratic framework, the political system is often characterized by the electoral irregularities, authoritarian tendencies, and lack of meaningful political choice for the electorate. अब आपके पास ऑपोजिशन पार्टी ही नहीं बची, तब आप क्या करेंगे? कह तो दिया आपने, लेकिन ऑपोजिशन कहाँ है? आज हालत यह है कि अगर देश की जनता किसी राज्य में बदलाव भी चाहती है तो आपको ऑपोजिशन दिखता ही नहीं। फिर आप कहते हैं चलिए कोई बात नहीं, अच्छा बुरा जैसा भी है, कम से कम देश चला तो रहे हैं, राज्य चला तो रहे हैं। क्योंकि ऑपोजिशन भी अपने कारणों से, अपनी इनकॉम्पिटेंसी से, अपनी नॉन परफॉर्मेंस से कहीं ना कहीं मार्जिनलाइज हो गए। इसका फायदा रूलिंग पार्टीज ने उठाया, कहीं पे फ्रीबीज दे के, कहीं पे कुछ और करके। कहने का मतलब ये है कि डेमोक्रेसी कहना आसान है, क्या प्रैक्टिस होगा? क्या सिर्फ ये कहना कि फ्रीडम ऑफ स्पीच इज डेमोक्रेसी? ऐसा नहीं है। क्या आम आदमी आज चुनाव लड़ सकता है? सवाल इस बात का। अगर नहीं, तो क्या हम वास्तव में डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं?
ये अपने आप में एक बहुत बड़ा विवाद है। इसके बाद इशू आता है जुडिशियल इंटरप्रिटेशन का, कि जो लिख तो दिया आपने प्रीएम्बल में, इसको अब समझें कैसे, समझाएं कैसे, इंटरप्रिटेशन क्या होगा। ये अपने आप में बड़ा इंटरेस्टिंग मुद्दा है। Over the years, different judicial interpretation of the preamble has led to varying views with the intent of behind certain terms. अब वक्त बदलता है, परिस्थितियां बदलती हैं, समाज बदलता है, ऐसी स्थिति के अंदर इंटरप्रिटेशन भी बदलेगा। आज आप 1950 का भारत नहीं है, आज आप एस्पिरेशनल इंडिया है। आप टेक्नोलॉजीज को लाना चाहते हैं, आप सब कुछ लाना चाहते हैं, फिर आप कहते हैं हमें प्राइवेसी चाहिए, फिर आप दूसरी तरफ आईटी की बात करते हैं, फिर आप ये बोलते हैं कि साहब प्राइवेसी थी लेकिन मैं क्या करूं, मेरे को अपना पासवर्ड देना पड़ रहा है या आधार कार्ड सबमिट करना पड़ रहा है। पहले आधार नहीं था, आज आपके पास आधार है। पहले सरकार आपसे बहुत सारी इंफॉर्मेशन नहीं मांगती थी, आजकल आपके एसेट्स की सारी इंफॉर्मेशन मांगती है। पहले आपका पैन कार्ड नंबर नहीं था, अब आपका है, पैन से वो आपकी सारी ट्रांजेक्शन जान सकते हैं। तो क्या ये प्राइवेसी हुई? क्या ये फ्रीडम रहा? या आपके ऊपर एक सर्वेलेंस हो गया? बहुत सारे मुद्दे ऐसे हुए। कहने का मतलब ये है कि फॉर एग्जाम्पल इन मिनर्वा केस, ये भी एक लैंडमार्क जजमेंट था। द सुप्रीम कोर्ट रेफर्ड द प्रीएम्बल टू स्ट्रेंथन द आइडिया ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन व्हिच लिमिट्स पार्लियामेंट्स पावर टू अमेंड की एस्पेक्ट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। 72 में इंदिरा गांधी जी ने अमेंडमेंट किया कॉन्स्टिट्यूशन के प्रीएम्बल का। अब सुप्रीम कोर्ट ने इन मिनर्वा केस में ये बोल दिया, ये लैंडमार्क जजमेंट केस है, अब आप बेसिक स्ट्रक्चर को नहीं छेड़ सकते। बेसिक स्ट्रक्चर वही रहेगा, जो कानून बनेंगे वो उसी आधार पे बनेंगे। और जैसा शुरू में कहा केशवानंद भारती के केस में, ये लीडिंग लाइट है। आप इन्हीं बातों को ध्यान में रख के ही अपने कानून बनाइए, इनको आप साइडलाइन नहीं कर सकते। तो ये बातें जब कही हैं, तो इसीलिए आज जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जितने भी कानून बनते हैं, उसको आपने देखा होगा अक्सर चैलेंज कर दिया जाता है, ये कह के कि प्रीएम्बल के अगेंस्ट जा रहा है, ये फ्रीडम पे एनक्रोचमेंट है, वगैरह वगैरह को लेकर। इन एसआर बोमई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1994 का जो केस है, द कोर्ट एम्फसाइज्ड द टर्म रिपब्लिक इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियाज फेडरल स्ट्रक्चर, अंडरस्कोरिंग द बेसिक नीड टू प्रोटेक्ट इंटीग्रिटी एंड सॉवरेनिटी ऑफ नेशन। कहने का मतलब ये है कि जब आप रिपब्लिक की बात कर रहे हैं, तो जो सेंटर स्टेट रिलेशन है वो कैसे होगा? क्या आप स्टेट अपनी मनमर्जी से कुछ भी करे? क्या केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ जा सकता है? क्या आप भाषा को लेकर इतना विवाद कर दें कि देश टुकड़े टुकड़े होने की नागा पे आ जाए? क्या आप इस तरह का कोई मूवमेंट चला सकते हैं जिससे देश की यूनिटी को खतरा हो जाए, इन द नेम ऑफ रीजनलिज्म या फेडरलिज्म, कि भाई हम अपना सब कुछ अपने आप देखेंगे, हमें केंद्र सरकार इंटरफियर ना करे? तो कई कंट्रोवर्शियल मुद्दे रहे, जिसको समझना होगा कि आपको राइट्स तो दिए गए, लेकिन आप राइट का इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं? क्या देश की अखंडता, एकता के लिए या तोड़ने के लिए? अगर आप, जैसे खालिस्तान का मुद्दा है कि हमें अलग राज्य चाहिए, हम अलग सब कुछ चाहते हैं, क्या विद इन कॉन्स्टिट्यूशन या आउटसाइड कॉन्स्टिट्यूशन? इस तरह से नक्सलीज हैं, वो कहते हैं कि हम भारत के संविधान को नहीं मानेंगे, हम अपने हिसाब से काम करेंगे। बहुत सारे ऐसे इंसर्जेंट ग्रुप्स रहे, जो बाकी एंटी सोशल ग्रुप्स रहे, जो भारत के संविधान को नहीं मान के कहते हैं हमारा तो राइट है, हमारा फ्रीडम है, हम जैसे चाहे करें, हमारा स्टेट है। लेकिन कहने का मतलब आपके पास सारे अधिकार हैं, लेकिन बेसिकली अंडरस्कोरिंग नीड टू प्रोटेक्ट इंटीग्रिटी एंड सॉवरेनिटी ऑफ इंडिया। आप इस पे कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। खालिस्तान मूवमेंट आप चला रहे हैं, लेकिन अगर भारत के टुकड़े होंगे, ये कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। इस बात को भी हमें समझना होगा। इसके अलावा एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है डिबेट को लेकर, वी द पीपल, इसका क्या मतलब है? आपने प्रीएम्बल में तो लिख दिया। इसमें बहुत बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह आई कि वी द पीपल, इस पे डिबेट जब हुआ, तो while it signifies that the constitution derived its authority from the people, some have questioned whether this phrase fully captures the diverse voice of India, especially marginalized groups. अब वी द पीपल में आप किसकी बात कर रहे हो? एजुकेटेड की, इलिटरेट की, अर्बनाइज ग्रुप की या रूरल की? क्योंकि वी द पीपल में किसको डोमिनेंस है? क्या सब बराबर है? सब बराबर तो है नहीं, तो कुछ लोग, कुछ ग्रुप ज्यादा इन्फ्लुएंशियल है। तो ये एक डिबेट रही, लेकिन क्योंकि अब प्रीएम्बल लिख चुका है, इसलिए उस पर डिबेट होती रहती। The representation of indigenous community, minorities and women in the making of constitution has been the point of discussion, with critics arguing that the involvement was limited. जब संविधान सभा बनी थी, उसमें कितनी महिलाएं थी, कितने आदिवासी थे, कितने अलग अलग लोग थे, कहाँ कहाँ के प्रांत के लोग थे, उनका बैकग्राउंड क्या था? अब ये डिबेट हुआ कि जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया, तो क्या सबकी बात ली गई?
या कुछ लोगों ने कमरे में बैठ के डिसाइड कर लिया कि संविधान क्या होगा? तो इस बात को लेकर वी द पीपल का क्या मतलब है? सिलेक्टेड ग्रुप या देश का प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन? ये अपने आप में विवाद का मुद्दा रहा। तो अंत में मैं क्या कहना चाहता हूं दोस्तों, मेरा कहने का मतलब यह कि while the preamble remains a fundamental part of constitution, the controversy surrounding it reflects the debate whether India's evolving democracy, the balance between state and society, and challenges of realizing constitutional ideals in a diverse and complex nation. भारत बहुत ही विविध देश है, आप एक पैरामीटर से सब चीजें नहीं कर सकते। आज हम ऑलमोस्ट 145 करोड़ हो गए, देश के हर कोने कोने में हर तरह की परिस्थितियां हैं, आप एक कानून से सबको एड्रेस नहीं कर सकते। कहीं पे आप चाहते हैं कि स्टेट को फ्रीडम दे क्योंकि उनकी परिस्थितियां अलग हैं, सेंटर नहीं समझ पा रहा। विद इन स्टेट समाज कहता है हमारी जरूरतें अलग हैं, हमारी भाषा अलग है, हमें मेरे हिसाब से रहने दो। लेकिन राज्य सरकार कहती है राज्य की पॉलिसी है, केंद्र सरकार कहती है केंद्र की पॉलिसी है, समाज कहता है नहीं हमारे को ये सूट नहीं कर रहा। तो आप किस किस की सुनोगे? तो इसीलिए जितनी विविधता है उतने विवाद है, ये भी हमें समझना होगा। लेकिन एक बात क्लियर है, जो प्रीएम्बल है constitute a source of legal and philosophical interpretation guiding how the constitution is applied and underscores in modern India. विवाद रहेंगे लेकिन एंड ऑफ द डे जब आप भाईचारे की बात करोगे वो तो यूनिवर्सल रहेगा, आप फंडामेंटल राइट्स की बात करोगे वो रहेगा, आप इक्वालिटी की बात करोगे वो रहेगा, आप सिटीजन्स की ड्यूटीज की बात करोगे वो भी रहेगा। उनके फंडामेंटल चीजों के साथ आप छिड़खानी नहीं कर सकते। हाँ, परिस्थितियों के हिसाब से आप कानून बदल सकते हो, काम करने के तरीकों को बदल सकते हो, लेकिन सवाल ये है कि मूलभूत जो संरचना है, आधार है, वो तो वही रहेगा। तो दोस्तों अब सवाल ये है कि इससे संबंधित अगर आपके कोई सवाल हैं, कोई क्वेश्चंस हैं, क्वेरीज हैं, आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए। इंटरेस्टिंग जो क्वेरीज होंगी उनको इकट्ठा करके जरूरत पड़ी तो मैं एक वीडियो और बनाऊंगा, उनके ऊपर एक रिसर्च करके आपके लिए अच्छा वीडियो बनाएंगे ताकि आपकी जो जिज्ञासाएं हैं उनको एड्रेस कर सकें। बाकी जो वीडियोस हैं लीगल सिस्टम से रिलेटेड आप देखेंगे, जो टेम्पलेट है इसका जो थंबनेल है उन सब का एक ही पैटर्न है, तो आपको ढूंढना आसान रहेगा। आप जाइए बाकी वीडियोस देखिए, आप अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से, अपनी सुविधा के अनुसार से वीडियो देख सकते हैं और भारत के संविधान और लीगल सिस्टम के संबंधित जो भी आपकी जिज्ञासा और जानकारी की जरूरत है आप उसको पूरा कर सकते हैं। उम्मीद है आपको ये प्रयास पसंद आ रहा होगा। आप हमें सपोर्ट करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जागरूक हों और देश निर्माण में अपना योगदान दे सकें। स्टूडेंट्स, प्रोफेशनल्स, वकील, जितने भी हमारे दोस्त हैं उन सब के लिए उनके प्रोफेशन में भी काम आ सकता है। दोस्तों आपने वक्त निकाला, आपका धन्यवाद। फिलहाल वंदे मातरम।